नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का एडुटेरिया वॉल्यूम 2 मॉडल सेट 2 का यह वीडियो है। आइए दोस्तों, इसके सभी 100 प्रश्नों को डिटेल में देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? भारतीय संविधान में बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए तथा जनजातियों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती हैं किसमें? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि राज्य सूची या संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत बीमा आता है। शिक्षा संवर्ती सूची में है, वन्य पशु यह भी संवर्ती सूची में है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्यवाही नहीं होती है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और वह सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह कथन भी सत्य है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह कथन भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसमें संथाली उत्तर हो जाएगा। जबकि सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। उस समय सिंधी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी कुल 22 भाषाएं हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? भारत के नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और उन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया किस अधिनियम के द्वारा? यह किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 ईस्वी में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के द्वारा भारत में अभी बाघों की कुल संख्या 3682, ये औसत संख्या माना गया है। इससे पूर्व बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में 2967 बाघों की संख्या थी, जो कि अभी 3682 हो गई है। पूरे विश्व में बाघ की जनसंख्या का लगभग 75% बाघ भारत में स्थित है और सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, यह है आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है इसमें। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी जलवायु परिवर्तन से है। सौर शक्ति, ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए है। और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इसका उत्तर नाभिकीय शक्ति होगा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा। यह पुस्तक 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये पर्यावरण से संबंधित पुस्तक है। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो शुद्ध शाकाहारी इसमें हिरन है। केवल 2 उत्तर होगा इसका। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में अभी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, जिनमें से कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी तथा CPI हैं। वर्तमान में अभी यही 6 पार्टी हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जिला किस राज्य में है? यह केरल राज्य का जिला है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
इसकी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन्होंने इसकी शुरुआत भारत यूरिया बैंक को लॉन्च करके किया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान आया है 13वां, जबकि प्रथम स्थान पर है अफगानिस्तान। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.9% अनुमानित की गई है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है टेरॉन प्रथम। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है और इसे फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया है। यह रॉकेट 110 फीट लंबा है। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? सबसे पहले 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा की शुरुआत की गई और यह किया एयरटेल कंपनी ने, और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम गुजरात से की गई। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में बाघों की कुल संख्या थी 2967, जबकि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघ की संख्या है 3682। तो इस तरह से इसके बीच का कुल अंतर है 715। तो 715 बाघों की वृद्धि हुई है, परंतु यह ऑप्शन में नहीं है। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की संख्या की एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, जिसमें बाघों की कुल संख्या उस समय 3167 बताई गई थी। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो 2018 में 2967 था और 9 अप्रैल 2023 को जो अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई उसके अनुसार 3167 बाघ था। तो इस तरह से 200 बाघों की वृद्धि हुई थी, परंतु बाघ गणना रिपोर्ट अगर 2022 को माना जाए तो 3682 बाघ हैं। और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो है, जो 2023 में प्रस्तुत किया गया, वह 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बाघ की संख्या 3682 बताई गई। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है निशानेबाजी से। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया ऑस्टिन बटलर को। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म एल्विस के लिए दिया गया। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पूर्व बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे अब्दुल हमीद, जबकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? इसमें सबसे आगे है चीन, और फिर भारत, और फिर जापान। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस सम्मेलन का आयोजन किया गया वाराणसी में। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? यह भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। यह जोधपुर में संपन्न हुआ। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी की है, जो कि लगभग 36.014% है। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यह टीका जारी किया गया है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह टीका त्वचा रोग से पशुओं का बचाव करेगा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने अजरबैजान तथा तजाकिस्तान, इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ था। इनके विपक्षी उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा थे। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से कैटालिन कारिको तथा ड्रू विस्मैन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर ए और बी होगा। यह पुरस्कार उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया है। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इस वित्तीय वर्ष में
60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक हैं तरुण पिथोड़े। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? इस पहले महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। यह महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, जो कि भंडारी समिति की सिफारिश पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, जबकि निगम कर, उपहार कर, आय कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? चलैया समिति ने। चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश की थी। चलैया समिति का संबंध आयकर से है। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था फिशर ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? यह दर्जा दिया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 1977 में ही कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, यह हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। किस ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, पंचाल इत्यादि राजाओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में गांधार, पंचाल, कैकेयी, कुरु इत्यादि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका संबंध है विजयसेन से। ये बंगाल के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर क्या थी? यह उपज का 1/2 था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का ने, बुक्का प्रथम ने। औरंगजेब द्वारा जाजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? जाजिया कर, जिसे कि अकबर ने समाप्त कर दिया था, उसे औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? द्वैत शासन की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और इसे अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम कौन सा है? सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने और फिर तंजौर ने। हैदराबाद ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने 1799 में। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध बिहार से है, बिहार झारखंड। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश ने इलाहाबाद में दबाया था? क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे, जबकि यहाँ विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में, जबकि 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी, हरिजन महात्मा गांधी ने लिखी, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने लिखी। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था, कानपुर में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, जबकि इससे पहले प्रथम महिला के रूप में 1917 में एनी बेसेंट द्वारा अध्यक्षता की गई थी। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था?
ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, लुई 16वां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार, इन दोनों की इकाई न्यूटन ही है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? दबाव के कारण संपीड़न या विरलन उत्पन्न होते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही तो गलत है। दो तत्व के परमाणु कभी समान नहीं होते हैं। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। इनमें सभी सत्य हैं, ये गलत है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है तन्यता। किसी धातु को अगर तार की तरह खींचा जा सकता है, उस विशेषता को तन्यता कहते हैं। जबकि अगर उसे पतली सीट या पतला चादर जैसा अगर बनाया जा सकता है तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारीय है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारीय है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड। कोई भी एसिड हो तो सिरका एसिटिक एसिड है, ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इन्हें हैलोजन फैमिली के तत्व कहते हैं। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। माइकोलॉजी का अध्ययन किसके अध्ययन से संबंधित है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों का लचीलापन कॉलिन कायमा ऊतक के कारण होता है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? पुरुषों में यौन गुणसूत्रों में यक्ष-वाई समूह होता है, जबकि महिलाओं में यक्ष-यक्ष समूह होता है। यक्ष-यक्ष के मिलने से संतान पुत्री होती है और यक्ष-वाई के मिलने से संतान पुत्र होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है बड़ी आंत, ये पाचन तंत्र का अंग है। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। शैवाल को जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मिलान करना है। जलप्रपात है और इधर राज्य है। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है, ये कर्नाटक में है। 2 का 3, बी का 3 ये हो गया, उत्तर बी हो जाएगा। डुडुमा उड़ीसा में है, जबकि किलियूर तमिलनाडु में है। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है ग्रेट निकोबार में, जबकि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वह दक्षिण अंडमान पे स्थित है। सर्क हो गया हिमनद के अपर्दनी लक्षण 4। यारडांग हो गया वायु के अपर्दनी, वायु के अपर्दन 1, यही उत्तर हो जाएगा। बरखान कहते हैं वायु के निक्षेपण से रेगिस्तानों में जो वायु के निक्षेपण से इस तरह की चंद्राकार आकृति बनती है उसे ही बरखान कहा जाता है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसे ही प्रति चक्रवात कहते हैं। इससे मौसम साफ हो जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसमें सिंधु पंच नद में शामिल नहीं है।
सिंधु के बाद जो नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो पंचनद में आते हैं। सिंधु को पंचनद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बैलाडीला लौह अयस्क, मयूरभंज लौह अयस्क, अनंतपुर लौह अयस्क। मलाजखंड लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह तांबा उत्पादक क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद मिजोरम का स्थान है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वेनेजुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। यह ठंडी जलधारा है लेकिन प्रशांत महासागर की नहीं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये कथन गलत हो गया। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं बहती हैं। संवहनीय धाराएं क्षोभ मंडल में बहती हैं, समताप मंडल में नहीं, यह भी गलत है। सिमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। यह अरब रेगिस्तान में बहती है लेकिन ये गर्म हवा है, यह कथन भी गलत है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, यह कथन सत्य है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? इस बीमारी को एमपॉक्स नाम दिया गया है। 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम यह बीमारी बंदर में पाई गई थी, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया था, परंतु बाद में यह बीमारी अन्य पशुओं तथा मानवों में भी फैले। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यह ओडिशा का लोक नृत्य है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से राफेल विमान खरीदे गए हैं। भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 2016 में ही फ्रांस से समझौता किया था। इसमें से ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए? इसके लिए देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें 5 और 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14 × 5 = 70, और फिर 5 और 14 को जोड़ देंगे तो आएगा 19। अब इसे ही 70 और 19 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 89। उसी तरह से यहाँ 7 और 8 को गुना करने पर आ जाएगा 56, और 8 × 7 = 15, 56 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71। तो उसी तरह से 11 में वैसी क्या संख्या गुना करें और फिर उतनी ही संख्या जोड़ें तो फिर आ जाना चाहिए 119। तो अगर 10 जोड़ते हैं तो ये 110 हो जाएगा, और फिर 21 जोड़ा जाएगा तो फिर ये 131 आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा। तो 9 रख के अगर देखते हैं तो 11 × 9 = 99, और 11 + 9 = 20, 99 + 20 = 119। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 आएगा, तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा। संख्याओं में उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। 12 18 6, अगर इसे जोड़ते हैं 12 × 6 = 18, 18 18 36, ये जोड़कर 36 आ रहा है, और देखिए किसी जोड़ने पर 36 आ रहा है। विषम संख्या ये नहीं होगा। 12 × 4 = 16, 16 32, ये भी नहीं आया। 25 30 40, ये भी नहीं आया। 12 8 20, 16 36, ये जोड़ने पर 36 आ गया, तो 36 और 36 बराबर हो गया। तो ये जो है इस समुच्चय के समान है। अगला प्रश्न, 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? देखिए, मूलधन दिया हुआ है 9000 रुपये, दर दिया हुआ है 10%, और समय है 2 वर्ष 4 माह, 2.1/3 वर्ष। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन × 1 + रेट / 100 पावर टाइम। तो 9000 1 + 10/100 पर पावर समय कितना है? 2.1/3। तो यहाँ जो 1/3 है ना, वो आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह एक बायनोमियल थ्योरम का एक रूल है, इसे बस ध्यान में रखिएगा। अगर जो समय है वो पूर्णांक और भिन्न दोनों में है तो पूर्णांक जैसे है वो ऐसे ही रहेगा, और भिन्न में जो है वो आकर इस तरह से दर प्रतिशत में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बायनोमियल थ्योरम का एक रूल है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11,253 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 11,253 माइनस मूलधन 9,000, यानी कि 2,253 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2,253 रुपया। अगला प्रश्न है, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत पानी में नाव की गति क्या होगी? देखिए, मान लेते हैं कि शांत पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा के साथ नाव गया तो नाव की चाल क्या हो जाएगी x + 3 किलोमीटर पर घंटा, और जब धारा के विपरीत नाव आ रहा था तब नाव की चाल क्या रही होगी x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मान लीजिए A से लेके B तक वो गया, ये कुल 36 किलोमीटर है। तो जब धारा की दिशा में जा रहा था तो x + 3 थी गति, और जब धारा के विपरीत जब वह वापस लौटने लगा उसी बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर, तब उसकी गति x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब चूंकि बिंदु A से B तक तथा B से वापस A तक आने में लगा कुल समय कितना है 9 घंटा, तो जाने में उसे कितना समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी है 36 किलोमीटर और चाल था x + 3, प्लस आने में कितना समय लगा, दूरी वही है 36, लेकिन चाल अब क्या हो गया x - 3 हो गया, तो 36 बटा x - 3, और ये दोनों समय आने जाने दोनों समय मिलाकर कितना है 9 घंटा। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करते हुए आ गया x² - 8x - 9 = 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो ये x बराबर क्या आ गया 9 और -1, तो चाल -1 तो हो नहीं सकती है ना, तो x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये रहा दोस्तों अंतिम प्रश्न। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसे कैसे ज्ञात करेंगे आप, एक एक करके गिनेंगे, इस तरह से काम नहीं होगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। हालांकि सभी ट्रिक्स सभी त्रिभुजों पर लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आप उन्हें जोड़ कर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले 2 छोटे छोटे ट्रिक हम देखते हैं। मान लीजिए ये कोई आकृति है, ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, जितना काउंटिंग करके आया उसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज कुल होंगे। और एक छोटा सा रूल है, अगर इस तरह से कोई त्रिभुज है और उसके बेस को इस तरह से काट रहा है तो उसे काउंट करेंगे 1 2, जितना काउंट करके आया उसे जोड़ देंगे 1 + 2 = 3। बस इन्हीं दोनों नियम से इसे निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमने इसे आधा भाग में बांट दिया और ऊपर का हम ये पार्ट ले लिए। ऊपर का ये पार्ट देखिए, आप इस पार्ट को आप भूल जाइए, इसे आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, सिर्फ ये पार्ट देखिए, ये पार्ट है। इसमें क्या है, ये रूल देखिए फॉलो कर रहा है, एक बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एक काट दिया, तो यहाँ से कितना 1 2 3 ट्रायंगल बन गया। अब देखिए, अब ये वाला देखिए, ये भी इसमें है, यहाँ से ये बन रहा है, यही वाला, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो 8 त्रिभुज यहाँ से आ गया, तो 3 और 8 कितना हो गया, कुल 11 त्रिभुज आ गया। यहाँ से 11 त्रिभुज इसमें बन चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से घेरेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ये गिना और इसे शामिल किया, उसमें ये हमने नहीं गिना है, इसमें भी ये आया लेकिन ये बचा हुआ है, तो ये दोनों जब बचा हुआ है तो इसे हम काउंट कर लेंगे 12 और 1 13, और ऊपर का जब ये आ जाएगा, ये वाला जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। अब 15 त्रिभुज बने हैं ऊपर, तो 15 ही त्रिभुज बनेंगे नीचे, 15 15 30 त्रिभुज हो गया। अब जब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो एक त्रिभुज ये भी तो बन जाएगा और एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा, तो इस तरह से 1 और 2 और जुड़ जाएगा, 30 + 2 32, कुल 32 ट्रायंगल होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि त्रिभुजों को गिनने की ट्रिक और चतुर्भुजों को गिनने की ट्रिक पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं सभी प्रकार के त्रिभुजों को गिनने की ट्रिक को विस्तारपूर्वक एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 32 त्रिभुज। ये थे दोस्तों एडुटेरिया वॉल्यूम 2 के मॉडल सेट 2 के सभी 100 प्रश्न, जिसे हमने डिटेल में देखा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों, वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स और जो भी आपका बैच ग्रुप है उसमें शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद, वंदे मातरम।